Hello, 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 hello everyone, hello everyone, hello, 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 all right, all right, all right, ठीक है, fine, okay, ठीक है, okay, okay, bilinear, okay, fine. So लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 स्टार्ट करी थी, ठीक है। लास्ट में जो टॉपिक था नॉर्टन थ्योरम, उसमें ड्यू टू द वॉइस एरर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, है ना, वॉइस कैंसिलेशन होने की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आगे हम उसी के आगे मूव करने वाले, ठीक है। जो टॉपिक्स में वॉइस नहीं आती उसको हम रिपीट करने वाले फिर से था, राइट। नॉर्टन एनालिसिस, वोल्टेज कंजर्वेशन, राइट, एंड देन उसके बाद स्टार टू डेल्टा कंजर्वेशन, राइट। देन यहाँ पे हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने यूनिट 4 का जो ग्राफ थ्योरी है वो हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और जो 2 पॉइंट नेटवर्क होगा उसको हम अलग से बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। क्या बात क्लियर है? क्या रेडी है सबके सब? चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट में थेवेनिन थ्योरम अभी हमने देखी थी, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम में जहाँ पे खत्म करी थी, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम के बाद ही हम क्या करने वाले हैं, अपनी नॉर्टन थ्योरम करने वाले हैं, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पहली बात तो ये किसके लगता है, हमेशा ये लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क के लगता है ना। बायलीनियर नेटवर्क अलग होता है और बायलेटरल नेटवर्क अलग होता है, ठीक है। तो लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क के लिए बेसिकली ये नॉर्टन थ्योरम लगता है, और इस नॉर्टन थ्योरम का यूज करके हम बेसिकली क्या कर पाते हैं, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम हमारा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है ना, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक नॉर्मल इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, यानी क्या बोलते हैं उसको, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है। वो कौन सा होता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट या सिस्टम, जो भी आप बोलना चाहो। तो बेसिकली होता क्या है, पहली बात तो नॉर्टन या थेवेनिन लगाते हैं कैसे, मैंने बताया था कि नॉर्टन थेवेनिन तब लगाते हैं जब बेसिकली हमारा सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है यार, समझ नहीं आ रहा किसका क्या वोल्टेज है, कैसे करंट निकालूं, क्या करंट निकालूं, और मुझे एक रेजिस्टेंस में से करंट कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो बेसिकली जब कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम बेसिकली नॉर्टन थ्योरम लगाते हैं, और नॉर्टन थ्योरम का यूज करके हम उसको एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। और इस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, इस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में एक हमारा करंट सोर्स होता है बेसिकली, और ये जो करंट सोर्स है कनेक्टेड विद द पैरेलल रेजिस्टेंस, इट मींस इट कनेक्टेड विद द पैरेलल रेजिस्टेंस, राइट। ये हमारे पास नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर बेसिकली होता क्या है, इस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर एक करंट सोर्स होता है। जैसा को पता है थेवेनिन में क्या होता था, थेवेनिन के अंदर हमारा वोल्टेज सोर्स होता था, वैसे जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होगा बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, करंट सोर्स होगा। और ये करंट सोर्स कैसे कनेक्ट होगा, रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा, लेकिन कौन से, पैरेलल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या तो क्या डेफिनेशन वाइज आपको क्लियर है कि नॉर्टन एनालिसिस में हम करते क्या, ठीक है। अब थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉर्टन एनालिसिस जब हम बनाते हैं तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है, जिसके अंदर हमारा ये हमारा करंट सोर्स होता है बेसिकली, राइट, ये हमारा करंट सोर्स है बेसिकली, एंड दिस इज माय थेवेनिन, मतलब इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा जो होता है इसको हम आर एन कहते हैं, लेकिन ये जो हमारा आर एन होता है और आर टी एच होता है वो बेसिकली सेम ही होता है, बिकॉज निकालने का जो तरीका होता है, जो अप्रोच होता है वो सेम होता है। तो आप आर एन बोलना चाहो, नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलना चाहो, या थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलना चाहो, तो बोथ थिंग्स आर इक्वल, राइट, ओके। देन उसके बाद हमारा इस टर्मिनल्स, यानी हमारे जो दो टर्मिनल्स होंगे ए एंड बी, इन दो टर्मिनल से क्या कनेक्ट होगा, हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस, यानी वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस मुझे करंट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्वेश्चन में बोलता है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या आपके दिल दिमाग में? क्या यहाँ पे वो रेजिस्टेंस रखते हैं जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्वेश्चन में बोलता है स्टार्टिंग में मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालो, और जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे करंट निकालने के लिए बोलता है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो मेरा लोड रेजिस्टेंस है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। फिर हम इसको हम रिमूव करते हैं, है ना। देन उसके बाद हम सबसे पहले आर एन निकालते हैं। आर एन कैसे निकालते हैं, उस टर्मिनल को रिमूव करके उस टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, राइट। और उन्हीं दो वायर्स में अब नॉर्मल ये करंट कौन सा होता है, ये करंट होता है नॉर्टन करंट। और इस नॉर्टन करंट कैसे निकालते हैं, बेसिकली जो हमारा जो हम दो टर्मिनल्स को रिमूव करते हैं तो उन दो टर्मिनल्स
को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, राइट। इट मीन्स कि हम इसको एक प्लेन वायर से ज्वाइन कर देते हैं और हम ये बोलते हैं कि इन दो टर्मिनल से जो मैं प्लेन वायर कनेक्ट करी है, इस प्लेन वायर से जो करंट पास होगा, आप वो करंट निकालो और वो करंट किसके बराबर होगा, वो करंट किसके बराबर होगा, नॉर्टन करंट के बराबर होगा। तो नॉर्टन करंट है क्या, द करंट अक्रॉस द टर्मिनल्स बाय द शॉर्ट सर्किट। जैसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन मुझे बेसिकली देके रखा हुआ है कि मेरे को ये 4 ओम रेजिस्टेंस देके रखा है, मुझे बोला है कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। तो एज वी नो कि जब भी मुझे कोई करंट देके रखा होता है, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन देके रखा होता है और मुझे उस क्वेश्चन में बोलता है कि आपको जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना होता है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना होता है, वो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, लोड रेजिस्टेंस बन जाता है। इट मीन्स कि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 ओम होगा। इट मीन कि यहाँ पे हमारा जो लोड रेजिस्टेंस होगा, इसको रिप्लेस करके क्या करेंगे, हम इसको 4 ओम से रिप्लेस कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ओके, इतनी बात तो हमारी क्लियर है, ठीक है, फाइन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ, फटाफट रिकॉल करते हैं स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपना आर निकाल दो। आर कैसे निकालते हैं, आपको पता है, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करता है और इस टर्मिनल को कर देते हैं हम ओपन। तो लोड रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद हमारा टर्मिनल होता है ओपन। अब हम आर जब कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी सोर्स होते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं। नाउ हाउ टू डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, राइट। सो सबसे पहले यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो वोल्टेज सोर्स को हटा करके वहाँ पे हमें क्या लगा देना, एक प्लेन वायर लगा देनी है। और यदि करंट सोर्स होगा तो उस करंट सोर्स को हटा करके उस जगह को क्या कर दो, ओपन सर्किट कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, तो उस वोल्टेज सोर्स को मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक प्लेन वायर, इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। इस करंट सोर्स को मैंने रिमूव किया एंड आफ्टर रिमूविंग दैट मैंने इस सर्किट को ओपन कर दिया इस तरीके से। अब इसलिए सर्किट ओपन है तो इसलिए करंट इस ओपन सर्किट से कभी पास नहीं होता, ठीक है। तो जब हम आर एन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हमारा पहला अप्रोच ये होता है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे हमने जितने भी सोर्सेज है उसको मैंने एक्टिव और डीएक्टिवेट कर दिया। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, कभी कभी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर यदि गंदा क्वेश्चन बनाएगा तो आपको कोई डिपेंडेंट सोर्स दे दे, राइट। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है मे बी कि क्वेश्चन के अंदर कोई डिपेंडेंस हो जाता है। तो यदि कोई डिपेंडेंस हो जाता है तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना, घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको उस डिपेंडेंट सोर्स को कुछ नहीं करना। इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव करते हो, आप डिपेंडेंट सोर्स को कुछ नहीं करते, आप डिपेंडेंट सोर्स को रहने दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वेरिएबल की प्रॉब्लम आएगी तो पहले उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। कैसे, चलो लास्ट में एक डिपेंडेंट पे न्यूमेरिकल भी ले लेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन से अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि यदि डिपेंडेंट सोर्स आ जाए देन हाउ टू सॉल्व दिस डिपेंडेंट सोर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द आर एन आई एन इन केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, ओके फाइन। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम आर एन कैलकुलेट करते, राइट। तो हमारे पास अभी जो सोर्स थे वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट थे, तो बहुत अच्छी बात है, राइट, वेल एंड गुड। तो हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को रिमूव किया एंड वी कनेक्ट अ प्लेन वायर। इट मीन्स हमने वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया और इसको मैंने कर दिया एक ओपन सर्किट। नाउ व्हाट वी डू, वी आर ट्राई टू सॉल्व दिस, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस आर एन को कैलकुलेट करेंगे। आर एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें दिख रहा है यार ये दोनों सीरीज के अंदर है और इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले मैंने सीरीज को सॉल्व किया, ठीक है। सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करना है, तो सीरीज और पैरेलल कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड पे दोनों का सम, तो क्या मिल जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वैसे तो आप बचपन वाला यूज़ कर सकते हो 1/R1 + 1/R2, ये भी आप यूज़ कर सकते हो क्या कैलकुलेट करने के लिए, पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। बट यदि आपको डायरेक्ट अप्रोच पता है तो कभी भी पैरेलल और सीरीज़ को हमें मतलब यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन लगाना होता है। लाइक जब भी मुझे कभी पैरेलल कनेक्शन लगाना होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस को ऐड करना होता है, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अपन दोनों का सम, राइट, दोनों का एडिशन कर देंगे। आफ्टर दैट वी गेट द आर एन, ठीक है यार। आर एन तो बहुत ईजी था, कैलकुलेट कर लेता है। पता गेम आता है, गेम जब भी आता है ना, गेम आता है हमेशा या आई एन कैलकुलेट करने में या वी डी एच कैलकुलेट करने में, बिकॉज गेम यही फंसता है, राइट। बहुत आराम से करेंगे, ठीक है।
एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि यार ये पॉइंट यहाँ पे यूज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब हमारा मेन गोल क्या है, वापस हमने सर्किट को ड्रॉ किया, ठीक है। अब मेरा मेन एम है कि मुझे यार जैसे मुझे पता है आयन कैलकुलेट करना है, और आयन के लिए क्या करते हैं हम, इस दो टर्मिनल को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी इन दो टर्मिनल के अक्रॉस क्या लगाते हैं, एक प्लेन वायर लगा देते हैं। इन दो टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया बाय द प्लेन वायर, एंड नाउ अब इस प्लेन वायर से जो करंट पास होगा ना, राइट, ये प्लेन वायर से जो करंट पास होगा यही मेरा क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। और मुझे इसी आयन को कैलकुलेट करना। क्या आपकी बात अभी तक इतनी बात क्लियर है क्या, बताइए मेरे को पहले, क्या इतनी बात क्लियर है क्या, बताइए फटाफट बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है आपके दिल दिमाग में, प्लीज लेट मी नो। मैंने क्या बोला, आपको आयन कैलकुलेट करना है, राइट, हाँ भैया आपने बोला आयन कैलकुलेट करना है। आयन कैलकुलेट कैसे करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके उसके अक्रॉस एक प्लेन वायर लगा दो, उस प्लेन वायर से जो करंट पास होगा वो मेरा आयन होगा। अब मेरा मेन फोकस है इस आयन को कैलकुलेट करने पे। और देखो अब मुझे सर्किट को सॉल्व करना है, और पता सर्किट को सॉल्व करने में बस सिर्फ दो तरीके हैं, या नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस, या नोडल या मैश, इनमें से कोई एक लगाने वाले। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, बात तो क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाया, मतलब ये इस तरीके से हमने क्या लगा दिया प्लेन वायर लगा दी। अब एक बात बताइए, हाँ भैया सर बताइए, जब लॉजिकली सोचो, मतलब अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, मैंने अभी इस रेजिस्टेंस को रिमूव किया। अब मैंने इस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली रिमूव कैसे करते हैं, ये देखो आपको पता है करंट यहाँ से फ्लो होगा, फिर इस तरीके से करंट डिवाइड होगा। जब करंट यहाँ से पास होकर के यहाँ जाएगा तो करंट को दो वायर दिखेगी, एक वायर में 6 ओम रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और एक वायर प्लेन है। तो ये जो है वायर, ये जो करंट है ये किस वायर को चूज करेगा बताइए। यदि आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो और रास्ते में कोई है नहीं, तो वो पाथ चूज करोगे या उसको पाथ चूज करोगे जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स खड़े हैं, बताइए। ऑब्वियसली यार हर कोई उसी को चूज करेगा जहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, राइट। तो वही बात है, करंट के पाथ में दो आ रहा है, एक रेजिस्टेंस और प्लेन वायर। उसको पता ही मैं रेजिस्टेंस से जाऊंगा तो मेरा करंट ड्रॉप हो जाएगा, तो वो उस प्लेन वायर से पास होगा। इट मीन्स क्या इस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास ही नहीं होगा, तो क्या हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ, आप अपनी क्वेश्चन के अंदर इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो जब आप करंट कैलकुलेट कर रहे हो। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है भैया। तो हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव करने के बाद अब हमारा मेन सर्किट ये बन गया। अब लॉजिकली सोचना है भैया ये करंट कैसे कैलकुलेट करें, राइट, ये करंट कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है भैया। तो मैंने बोला देखो अब यहाँ पे मुझे क्या लगता है, देखो हम चाहे तो यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हैं और मैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आप मैश लगाना चाहोगे तो मैश लगाने पे क्या होगा, देखो इस तरीके से मैश लगाओगे, मैश 1, यहाँ पे लगाओगे मैश 2, बिकॉज बीच में आ रहा है हमारा करंट सोर्स, तो हमें क्या लगेगा, सुपर मैश लगेगा। याद है ना, कभी भी करंट सोर्स आता बीच में, किसी एक करंट सोर्स से दो मैश करंट पास हो रहे होते हैं, तो क्या लगाते हो भाई, सुपर मैश लगाते हो। तो यहाँ पे ये भी तरीका लगा करके हम क्या करते हैं, इस आयन को, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं इस सर्किट के अंदर, इस वाले सर्किट के अंदर, लेट मी नो, इस वाले में I1 करंट पास हो रहा है, इस वाले में I2 करंट पास हो रहा है। ये जो I2 है वो हमारे आयन के बराबर होगा, ठीक है। I2 कैलकुलेट करेंगे, वो मेरे I2 जो होगा वो मेरा आयन के बराबर होगा। एक ये तरीका है मैश लगाने का। दूसरा तरीका क्या है, आप नोडल लगा के भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भैया कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो मैं आपको अप्रोच थोड़ी बता रहा हूँ। कभी एग्जाम में आपको ये नहीं सोच रहा कि यार एक ही सॉल्व कर सकते, नहीं, आप स्टक कर गए हो, आपको सोच समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बट वी डू, तो आपको क्लियर है ना कि हाँ यार मुझे पता है कि क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, जो के लिए बेस्ट लगता है, जिस क्वेश्चन को, जिस अप्रोच को लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप वो लगाने की ट्राई करो। तो मैंने बोला यार चलो मैथ समझ आ गया, क्या इस क्वेश्चन को नॉडल से सॉल्व कर सकते हैं क्या। मैंने बोला चलो इस क्वेश्चन को नॉडल से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि नॉडल से भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे। आपको पता है नॉडल में हम क्या करते हैं भैया, नॉडल की हमने थॉट सोचा। देखो जब हम नॉडल के बारे में सोच रहे हो तो हम नॉडल के अप्रोच के बारे में सोचो। आपके दिमाग में हाँ पता है करंट कैलकुलेट करना है, लेकिन आप नॉडल के बारे में सोचो। नॉडल क्या कहता है भैया, नॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप नोड्स को कैलकुलेट करते हो, कितने नोड्स हैं, तो पता आपके पास एक ही नोड है, ये एक नोड है ना, जो मल्टीपल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो ये हमारा एक नोड है। इतनी बात तो क्लियर है, ओके भैया। नेक्स्ट क्या कि
हम रेफरेंस नोड मानते तो मैंने बोला ये हमारा रेफरेंस नोड हो गया, जिसको हमने 0 वोल्ट दे दिया बैटरी से, उसलिए ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो 0 वोल्ट इस तरीके से। तो भैया मेरे पास एक ही नोड लिखी है, इस एक नोड पे मैं नोडल लेंस लगा देता हूँ। नोडल क्या बोलते हैं, केसीएल लगाओ। केसीएल क्या कहता है, केसीएल बोलता है टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। लेट एज्यूम दैट कि यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है, मतलब यहाँ इस नोड से सारा करंट बाहर की तरफ ही जा रहा है। अब चाहो तो कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अब हमेशा मान के चलो कि सारे करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको माइनस प्लस का ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो हमने बोला इस नोड से सारा करंट बाहर जा रहा है, I1 करंट बाहर जा रहा है, I3 करंट बाहर जा रहा है एंड I2 करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बिकॉज टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट, बिकॉज टोटल आउटगोइंग करंट कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू मैं आउटगोइंग करंट, मतलब भैया आउटगोइंग है, इनकमिंग कितना है 0, बिकॉज कोई एंटर नहीं कर रहा, तो इनकमिंग 0 है, आउटगोइंग मेरा ये रहा। अब इस I1 करंट को लिखते हैं, I1 क्या है, I1 है वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या होगा, बिकॉज ये यहाँ से निकल रहा है, Vx से निकल रहा है, तो Vx वाला वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो Vx माइनस 5 डिवाइड बाई 1, वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, दिस इज माई करंट, राइट। फिर हम ये वाला लिखेंगे। अब ये I2 वाला जो है, वो I2 वाला क्या है भैया, ये इस वाले करंट सोर्स से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस ब्रांच में कहूँगी एक ही करंट सोर्स है, तो ये जो करंट सोर्स होगा और ये जो I2 करंट होगा दोनों के दोनों सेम ही होंगे। हाँ, बट क्योंकि करंट सोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और हमारा करंट नीचे की तरफ है, तो दोनों करंट अपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव का 4 वोल्ट लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? यदि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आता था तो फिर ये I2 करंट इस करंट सोर्स के बराबर होता, बिकॉज क्योंकि इस वायर में कोई करंट, बिकॉज वायर में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसका मतलब है इस वायर में से सिर्फ ये 4 वोल्ट ही पास हो रहा होगा, और ये 4 वोल्ट किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा विद द नेगेटिव साइन, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई। देन ये लिखेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस यानी Vx माइनस 0 डिवाइड बाई 1 I3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करें मुझे क्या मिल रहेगा, मुझे मिलेगा 9/2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये जब क्लियर थी, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे IN निकालना है, और मुझे पता है जो IN है ये I3 के बराबर है। तो मैंने बोला कि IN कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो मेरे को पता है यार, मेरे को Vx कैलकुलेट कर लिया मैंने, Vx पता है मेरे को, और ये IN इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। तो यदि ये IN इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इनटू करंट इक्वल टू वोल्टेज जो होता है, और इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना भैया, फिक्स एक्स और Vx, तो Vx इज इक्वल टू मैं करंट रेजिस्टेंस। तो करंट निकालना है जो कि मेरा IN के बराबर होगा, और करंट किसके बराबर होगा भैया, जो रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड में 1 ओम, और वोल्टेज कितना आता है 9/2, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा 9/2। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, कितना ईजी है, ठीक है। अब जैसे करंट निकल के आया, अब मैंने सबसे पहले अपना नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया फटाफट, है ना। जो मेरा रेजिस्टेंस आया था, उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने करंट सोर्स अटैच कर दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना लोड रेजिस्टेंस। मैंने बोल के रखा था कि मेरा जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, तो 4 ओम वाले में से अब करंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी इजी। कैसे, आपको बताया कि करंट यहाँ जाने के बाद दोनों में डिवाइड हो रहा है, दोनों में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों का वो कर दो, अब इन दोनों को पैरेलल में, तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके आप वोल्टेज निकाल सकते हो, और वोल्टेज मिल गया तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट होता है, आप वो भी कर सकते हो। या फिर एक और तरीका होता है जो कि तो करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, आपको पता है कि आपका टोटल करंट जो है, जहाँ से करंट जो आ रहा होगा वो इस ब्रांच के बाद डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ करंट जाएगा और इस नीचे वाले रेजिस्टेंस में कुछ करंट जाएगा, दोनों में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो जब करंट डिवाइड होता है तो वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, आपको जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, आपको इसमें रेजिस्टेंस इस वाले लोड रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। हाँ भैया, कैसे निकालते हैं, आपको करंट निकालना है इक्वल टू में पहले टोटल करंट लिख दो। आपका टोटल करंट किसके बराबर है, टोटल करंट 9/2 के बराबर है। तो मैंने बोला मेरा टोटल करंट किसके बराबर होगा, 9/2 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस रखा है ना,
पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लिखा है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी है। अब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भैया, आर एन कितना था, आर एन अपने निकाला था, कितना निकाला था, आर एन हमने निकाला था 3/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3/2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 4 ओम है और ये हमारा 3/2 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करना है, राइट। क्या बात क्लियर है क्या? तो देखो चीज़ें बहुत ईजी है, आपको बस क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि नॉर्टन में सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कि हम पहले आर एन कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। एक बार आर एन कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन के अलग मूव करो और आपको पता है कि आपको आई एन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास या मैश एनालिसिस लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको दिख रहा है यदि यहाँ पे ये एक नोड है, यदि आपके पास ये नोड है तो आप इस नोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और फिर क्या करना है, अब बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था नहीं तो आपने बोला यार इस वायर से जो करंट पास होगा वो सेम करंट इस वायर में से पास होने वाला है, यानी इस रेजिस्टेंस से करंट पास होगा वही मेरा आई एन होगा। तो हमने क्या कर दिया, V इक्वल टू में आई आर लगा दिया और कुछ नहीं लगाया। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। हाँ, इसका डिपेंडेंट वाला भी देखना है, राइट। इसका हम डिपेंडेंट वाला लास्ट वीडियो में, लास्ट में देखेंगे। अब थोड़ा आगे पहले नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर वापस जो डिपेंडेंट वाला है उस पर फिर से मूव करेंगे, राइट। ठीक है, अब आता है सेकंड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि कहलाता है सोर्स डिपेंडेंट, मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, राइट। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या, हमें कन्वर्जन करने के लिए बोल देता है। सपोज करो मुझे इस तरीके से एक वोल्टेज सोर्स गिवन है and it is connected with a series resistance, right, and it is connected with also a resistance like this, and this is R1 resistance, this is R2 resistance, and this is voltage V। आपको बोला इस करंट सोर्स को आपको वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट करना है, यानी आपको सोर्स का कन्वर्जन करना है, सोर्स को कन्वर्ट करना है। वोल्टेज सोर्स को जब करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं ये बताइए। तो पहली बात तो आपको इतना तो क्लियर है कि आपका यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा, बिल्कुल भैया ये बात तो क्लियर है। अब फर्क क्या आता है, देखो जब आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हो तो करंट सोर्स के पैरेलल में लगाते हो रेजिस्टेंस, मतलब अब ये जस्ट लाइक नॉर्टन की तरह ही है और थेवेनिन की तरह। थेवेनिन पता क्या करता है, थेवेनिन के अंदर करंट वोल्टेज, आपको पता है वोल्टेज VTH को हम VTH से क्या करते हैं, हम VTH को कनेक्ट करते हैं, इस VTH को कनेक्ट करते हैं विद द सीरीज रेजिस्टेंस RTH। नॉर्टन में हम क्या करते हैं, नॉर्टन में हम करंट सोर्स को कनेक्ट करते हैं विद द पैरेलल रेजिस्टेंस, सेम। दिस इज द मेन कन्वर्जन। तो कभी भी आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कनेक्ट करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले आप इस करंट सोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट सोर्स क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज की वैल्यू जहाँ पे जो भी होगी वोल्टेज यहाँ पे रखेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ जो सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है वो लेना है, जो कि हमारा R1 है, हम यहाँ पे R1 लेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं यदि बिजी बनना हो तो यहाँ पे हम वोल्टेज लेंगे और डिवाइड बाय हम R1 लेंगे। तो हमने इस करंट सोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि जाए वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब जब सर्किट बना रहे होंगे तो सर्किट बनाते हुए आपको दिमाग में क्या चीज़ रखनी है कि जो रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ सीरीज में था वो रेजिस्टेंस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में होगा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। बस ये कन्वर्जन है और कुछ नहीं। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अपॉन में जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है वो लेना है और उसे कनेक्ट करना है पैरेलल में। अच्छा, वाइस वर्सा, यदि आपको ये बोलता है कि आपको करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट करना है, व्हेन कन्वर्ट द करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स, तो क्या करते, आप पहले सर्किट बनाते ही वाला, इस सर्किट बनाते और सर्किट बनाने के बाद आपको पता है इस वोल्टेज सोर्स से सीरीज में कनेक्ट होगा। ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट था, वोल्टेज के केस में ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट इनटू इसका जो करंट जो भी इसका होगा, जो रेजिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? तो ये बेसिक सा था, ठीक है।
24 के ये कोई 24 के अंदर आया हुआ है, ठीक है, 24 के एंड से हमें ये आया हुआ कन्वर्जन, ठीक है, और बाकी नॉर्टन और थेवेनिन को पता ये आती रहती है, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अब वो क्वेश्चन देगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। आई होप बस आपको कन्वर्जन दिमाग में रखना है कि कन्वर्जन करना कैसे है, ओके, ठीक। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अलॉन्ग। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस। ये होता है क्या, आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहले मैं आपको एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ एंड देन आपको समझ आएगा क्या कहना है, क्या मतलब है। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है इसका, इस तरीके से आप रेजिस्टेंस, ये आपका एक और रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, इस तरीके से एक और रेजिस्टेंस, ये इस तरीके से डायग्राम बना के देगा आपको क्वेश्चन के अंदर। ये आपका कुछ वैल्यू होगी, लाइक मान लो इसकी वैल्यू 4 ओम है, इसकी वैल्यू आपकी 6 ओम है, इसकी वैल्यू आपकी 4 ओम है एंड इसकी वैल्यू की 4 ओम है। आपसे बोला है कि कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस, इस फिगर का ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस कैलकुलेट करो। जब भी आपको बोले ना कि आपको ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस कैलकुलेट करना है, एडमिटेंस मतलब वो वाई कैलकुलेट करना है, याद है जेड पैरामीटर में हम बोलते थे वाई को एडमिटेंस, राइट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी होता है। बेसिकली आपको करना क्या है, इन ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को क्या करना है आपको, इन रेजिस्टेंस का सम करना है। अब कैसे सम करोगे, ये देख लो। जब आप सम कैलकुलेट कर रहे होंगे देन नेट y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंस लिख दो। तो 1 अपॉन में Z1, मतलब अब मान लिया ये वाला वैल्यू Z1 है, फिर 1 अपॉन में Z2 प्लस 1 अपॉन में Z3। इस तरीके से क्या कर दो, जितने भी आपके रेजिस्टेंस गिवन है उन सभी रेजिस्टेंस को आप 1 अपॉन में, मतलब जैसे हम पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, आपको बस वही करना है। आपको पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बस याद रखना वो इक्वल टू में y के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है, सपोज करो Z1 गिवन था, ये हमारा पूरा Z2 हो गया, ये हमारा पूरा Z3 हो गया। तो Z1 अपॉन में Z1 प्लस 1 अपॉन में Z2 प्लस 1 अपॉन में Z3 कर दो। अच्छा, Z1 में क्या पुट करेंगे, तो मैंने बोला y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में Z1 कितना है 4 है, तो 1 अपॉन 4 ले लेंगे। फिर Z2 क्या, मतलब Z2 इन दोनों के बराबर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आप पैरेलल में क्या करते हो, 1 अपॉन में करते हो, 1 अपॉन में कर दिया। फिर Z3 कितना हो गया, 4 हो गया। ये फॉर्मूला है। तो आपको जितने भी रेजिस्टेंस गिवन हो उसको बस 1 अपॉन में Z1 प्लस 1 अपॉन में Z2 प्लस 1 अपॉन में Z3 1 अपॉन में Z4 इस तरीके से करके आप बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब जैसे आप सॉल्व करोगे, राइट, तो डिनोमिनेटर में आप 40 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 प्लस 4 प्लस 10, तो कितना जाएगा 24 डिवाइड बाई 40। दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्या बात क्लियर है क्या? देखो कितनी इजी चीज़, इजी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। यदि आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को और अपने दिमाग में फोकस करके पढ़ रहे हो तो आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। आपसे ये बोला था आपको एडमिटेंस कैलकुलेट करना था, सर्किट आपको ऐसे बना के देगा, क्योंकि सारी चीज़ें पहले में रखी। जब भी पैरेलल में होगी तो आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। जो भी रेजिस्टेंस गिवन होगा उसको आप 1 अपॉन में लेकर के ऐड कर देना, 1 अपॉन में Z1 प्लस 1 अपॉन में Z2 प्लस 1 अपॉन में Z3। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके फाइन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने स्टार टू डेल्टा की तरफ। तो फटाफट आते हैं, ये रहा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हम कन्वर्जन देख रहे हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। इस कन्वर्जन के अंदर बेसिकली हम देखने वाले सबसे पहले फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टार कैसे दिखता है और डेल्टा कैसे दिखता है और उसके बाद उनके कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये वाला आपको ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जस्ट लाइक अ डेल्टा, इसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डेल्टा है। इस डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, यानी ये हमारा डेल्टा होता है और ये हमारे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, RA, RB एंड RC। क्या आपको फिगर दिख रहा है क्या? मेरे कर्सर की तरफ फोकस करो। तो डेल्टा हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, स्टार कुछ इस तरीके से होता है हमारा, जिसमें हमारा ये पॉइंट A होता है, मतलब ये जो पॉइंट्स थे हमने इन पॉइंट्स को बना दिया, पॉइंट X, पॉइंट Y एंड पॉइंट Z। और स्टार के केस में ये हमारा R1 रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा R2 होता है और ये हमारा R3 होता है। तो ये हमारा स्टार होता है और ये हमारा डेल्टा होता है।
क्वेश्चन में बोलता है कि स्टार को डेल्टा और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करते देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। इस फॉर्मूले में को दिख रहा है, यदि आपको R1 कैलकुलेट करना है, मतलब यदि आपको स्टार को डेल्टा में आपको RA RB RC की वैल्यू पता है, अब आपको स्टार बनाना है ना, स्टार का डायग्राम बनाना था, तो स्टार के डायग्राम के लिए आपको 3 वेरिएबल चाहिए, R1 R2 एंड R3। तो वो डेल्टा से कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं अब वो देखो। अब यदि आपको R1 कैलकुलेट करना है तो आप डेल्टा से कैलकुलेट करोगे। कैसे? अब ये देखो R1 किस पॉइंट से कनेक्टेड है भैया, जो R1 है इसमें आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक से याद करना है। R1 इस X वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, तो अभी देखो डेल्टा में जाके X वाले पॉइंट से कौन दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है भैया, X से तो दो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, RB एंड RC। तो क्या करना है, जो दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो उस पॉइंट से उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय तीनों रेजिस्टेंस का सम, RA प्लस RB प्लस RC। अच्छा, R2 को देखते हैं। मेरे को बोला यार मुझे स्टार वाले में इस R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला R2 किससे कनेक्टेड है, मैंने बोला R2 तो मेरा Y से कनेक्टेड है, तो मैं Y के पास गया। मैंने बोला Y, एक बार बताओ Y से कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो मैंने बोला ये RA एंड RB, तो जो कनेक्टेड है उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय तीनों का सम, RA प्लस RB प्लस RC। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अच्छा, फिर हम Z की तरफ गए। नाउ वी कैलकुलेट द R3 बाय यूजिंग डेल्टा का यूज करके। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, Z से कनेक्टेड कौन कौन है, RA एंड RB, तो जो कनेक्टेड है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम। तो RA इंटू RB दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय तीनों का सम। तो ये तरीका होता है स्टार के R1 R2 R3 को कैलकुलेट करना यूजिंग डेल्टा। अच्छा भैया, यदि हमको स्टार गिवन हो और आपको ये बोलो कि डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको स्टार की वैल्यू गिवन है और क्या बोला, RA RB एंड RC इन डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करो, करना भी इजी। कैसे? अच्छा, मुझे RA कैलकुलेट करना है, राइट। हाँ भैया, मुझे RA कैलकुलेट करना है, तो मैंने बोला RA कैलकुलेट करना है, तो ये RA किन जो अच्छा ये RA कैलकुलेट करना है, तो RA कैसे कैलकुलेट करता है? RA कैलकुलेट करने का बहुत ईजी तरीका होता है। क्या तरीका होता है ईजी तरीका? आप हर एक रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी R1 R2 R2 R3 एंड R3 R1, और डिवाइड बाय RA के सामने वाला RA के सामने वाला कौन सा पॉइंट था, X, तो X से कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1, तो R1 से डिवाइड कर दो। अच्छा, RB के लिए आप सारे रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो R1 R2 R2 R3 एंड R3 R4, राइट भैया। उसके बाद किसे डिवाइड करना है, RB के सामने कौन सा पॉइंट है, Y, तो Y से कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है भैया, R2 कनेक्टेड है, तो R2 से डिवाइड कर दो। सेम RC के लिए। तो इस तरीके से हम स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब समटाइम्स देखो, यदि कभी ऐसे डेरिवेशन आ जाए तो हम डेरिवेशन के लिए फटाफट देख लेते हैं। डेरिवेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको डेरिवेशन के लिए रटना नहीं है, एक बार अपने दिमाग को बैठा लो कि इनके सीधी डेरिवेशन आती है, तो यदि हमारे पास थोड़ी बहुत अप्रोच करने का तरीका पता होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे मुझे ये स्टार, ये वन डेल्टा देख रखा है और ये मेरे को ये स्टार देख रखा है, मुझे कन्वर्जन करना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है। मुझे अभी मैं डेल्टा से स्टार को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, मैं सबसे पहले RA कैलकुलेट किया। ये RA क्या है, RA बेसिकली क्या होता है, मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस डेल्टा के दो पॉइंट से, ये A पॉइंट और B पॉइंट, तो अब इस A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो देखो, आप जब इस A और B वाले पॉइंट के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, R2 प्लस R3 सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। तो कभी किसी पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो आप क्या करते हो, A और B के अक्रॉस मैं नेट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो मेरे को पता है R2 एंड R3 रेजिस्टेंस सीरीज में और R1 के साथ पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B वो कितना आएगा, दो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया अपॉन में दोनों का सम। ये नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। जब एक टर्म सीरीज में होती है और एक टर्म, मतलब जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, ये भी रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में होने के बाद
जब हमने सीरीज में सम कर दिया, सम करने के बाद ये वाला यानी R2 प्लस R3 का सम और R1 पैरेलल में था, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। वैसे ही अब हमने हर एक पॉइंट के अक्रॉस कैलकुलेट किया। पहले हमने A और B के अक्रॉस नेट कैलकुलेट किया था, अब हम B और C के अक्रॉस नेट कैलकुलेट करेंगे। तो जब B और C पॉइंट के अक्रॉस नेट कैलकुलेट करेंगे, मतलब है कि हमारा जो एक बोल सकते हैं नेटवर्क बोल दो या जो भी बोल दो कि आपके जो टर्मिनल्स है वो B और C है, तो आपको पता है इस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है तो आपके R1 R2 क्या सीरीज में होंगे और R3 के साथ पैरेलल में होंगे। तो R1 प्लस R3 और R2 से आप पैरेलल में लेना। सेम आप ऐसे कैलकुलेट करना। सॉरी, फिर आप RA एंड RC के अक्रॉस कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि R1 एंड R2 पैरेलल सीरीज में होंगे और R3 से पैरेलल में। तो ऐसे क्या करोगे, RA RB एंड RC को लिख लोगे। लिखने के बाद आप इनको अलग करके लिख लोगे। RA RAB क्या था, RAB था RA प्लस RB। RBC क्या था, RA प्लस RA प्लस आप RBC लिख रहे थे ना, तो इस RBC को हमने डिवाइड करके अलग अलग सेपरेट अलग अलग लिख दिया, RB प्लस RC। सेम अपनी C और A के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला था तो आपने लिखा RC प्लस RA के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो इस तरीके से निकल के आया। तो आपने क्या किया, आपने 3 इक्वेशंस बना ली। ठीक है, 3 इक्वेशंस बनाने के बाद आपने अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जैसे आप ऐड करोगे आपको ये देखने को मिलेगा, दोनों इक्वेशन RA प्लस RB प्लस RC, मतलब ये जो तीनों इक्वेशंस थी आपने तीनों इक्वेशन से ऐड किया तो आपको देखने को मिला ट्वाइस ऑफ RA प्लस ट्वाइस ऑफ RB प्लस ट्वाइस ऑफ RC। इस 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा, हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आपने देखा आपका LHS में RA RB एंड RC है एंड RHS में क्या है भैया ये है। तो क्या करोगे, इस RA RB RC की वैल्यू आपको ऊपर पता है, क्या आपको RB और RC की वैल्यू पता है ना, ये ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, सबसे पहले RA निकालने के लिए आपको RA निकालना तो आप RB एंड RC की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2। तो बेसिकली आप क्या करोगे, RA निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 2 3 4 का यूज करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करोगे। सबसे पहले RA निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 पुट करोगे। आपको जब RB निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट करोगे इस वाले इक्वेशन में। तो इस RC एंड R जहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। फिर हम R1 R2 मतलब जो भी LHS एंड RHS है इनको एक साथ रख लेंगे और RB को एक साथ लिखा जाएंगे। और जैसे सॉल्व करेंगे तो मुझे RA RB एंड RC की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R3। तो इस तरीके से क्या होता है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन होता है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन होता है। तो मैंने डेरिवेशन बता दी, इन केस यदि एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से ड्राइव कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, एक नॉर्मल जो आपको बोल सकते हैं ना कि मैं ट्रिक्स बोल सकते हो, यहाँ पे आपको एक स्टेप याद रखना है। कभी भी आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, आपको दो के पेयर में आप दो के टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। यानी पहले 2 टर्मिनल को पकड़ो, उनके अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, फिर दो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में ऐड कर देना और सब्स्टिट्यूट कर देना। ये आपका सिंगल स्टेप होना चाहिए, या मतलब बोल सकते हैं फंडामेंटल स्टेप होना चाहिए। इसी स्टेप के थ्रू आप डेल्टा स्टार को कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा स्टार कन्वर्जन पूरा होता है। अब हम मूव करते हैं अपने ग्राफ थ्योरी के अलाउ। चलो स्टार्ट करते हैं अब ग्राफ थ्योरी। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के राउंड, जो कि मैं कहलाएगा ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में हम सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट्स होते हैं, पहले उन पॉइंट्स के बारे में, उन कीवर्ड्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन उसके बाद ग्राफ थ्योरी में हम क्या क्या देखने वाले हैं, वो सारी हम चीज़ देखने वाले हैं। तो पहली बात तो ग्राफ थ्योरी में पढ़ने वाले क्या है। ग्राफ थ्योरी में हम बेसिकली हमारे पास सर्किट गिवन होगा। सर्किट में बेसिकली क्या होगा, नोड्स होंगे और ब्रांचेज होंगे। ठीक है, तो सर्किट के अंदर नोड्स और ब्रांचेज होंगे।
हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको हम अपने ग्राफ बनाते हैं, राइट। अब क्या था, ग्राफ इस तरीके से बनाते थे, हमारी इस तरीके से नोट्स होती थी, हम एक लेफ्ट चाइल्ड एक राइट चाइल्ड बनाते थे, ये हमारा ग्राफ बनता था इस तरीके से, याद है, इस तरीके से हमारा साइक्लिक ग्राफ बनता था, ये हमारा साइक्लिक ग्राफ होता था वैसे ही। तो हम बेसिकली ग्राफ बनाने वाले हैं, और ये जो ग्राफ है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। आपको दिख रहा है ये नोड्स है एंड दिस इज अ ब्रांच, तो ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड ब्रांच। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? राइट। तो नोड्स क्या है? ग्राफ थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड ब्रांच। ग्राफ थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड एंड ब्रांच। ठीक, एज वी नो यार कि हमारे पास बहुत तरह के ग्राफ्स होते हैं। एक ओरिएंटेड ग्राफ होता है, ओरिएंट मतलब कि द ग्राफ विद द डायरेक्शन, कि ग्राफ जब मूव कर रहा है तो आपको डायरेक्शन दिख रही है कि आप इस तरीके से ग्राफ में मूव करो, तो ओरिएंटेड ग्राफ मतलब कि डायरेक्शन, यदि ग्राफ में डायरेक्शन गिवन है तो वो ओरिएंटेड ग्राफ है, ठीक है। फिर आप ग्राफ से ट्री बनाते हो, याद है ना, ग्राफ में तो साइकिल पॉसिबल है, जैसे आपने देखा कि आपने नोड 1 से स्टार्ट किया और वापस आप 1 फिर 2, जैसे आप नोड 1 पे गए, फिर नोड 2 पे गए, फिर नोड 3 पे गए, फिर नोड 4 पे गए, वापस आप नोड 1 पे आ गए। तो ग्राफ के अंदर साइकिल पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता ट्री के अंदर। ट्री के अंदर आपका प्रेजेंट नहीं होता, ट्री के अंदर बेसिकली आपका साइकिल प्रेजेंट नहीं होता, है ना, विदाउट लूप, विदाउट मैश, लूप प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। मैश क्या होता है? बेसिकली द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। मैश बेसिकली क्या होता है? ऐसा नोड, सॉरी ऐसा लूप जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लूप क्या होता है? एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप को हम क्या बोलते हैं? लूप कहते हैं। किसी भी कोई भी साइक्लिक चीज़ है उसको बोलेंगे लूप है, कोई भी साइक्लिक चीज़ है उसको बोलेंगे हम लूप है। लेकिन मैश क्या होता है? वो लूप जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते, और छोटा या और उसका सब लूप बन नहीं सकता, वो मैश कहलाता है, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर है ना। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने डायग्राम को। लो, आपको एग्जाम में आपको देखे रखा होगा, उस तरीके से आपको एक सर्किट देके रखा होगा, और आपको पहला स्टेप क्या होगा? आपको सर्किट से क्या बनाना होगा? आपको सर्किट से बनाना होगा ग्राफ, एंड इस ग्राफ से बनाना होगा ट्री। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले आपको सर्किट देके रखा होगा, सर्किट से ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ से ट्री बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या करना है? सबसे पहले देख लो कि आपके इस सर्किट के अंदर कितनी ब्रांचेस गिवन है। तो भैया मैंने बोला 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 ब्रांच गिवन है। अब चारों ब्रांचेस को जैसे बनी हुई है वैसे बना लो। तो मैंने बोला एक ब्रांच, ये रही ब्रांच, मतलब सॉरी नॉट ब्रांच, नोड्स बोल सकते हैं इसको, कि जितने भी नोड्स गिवन है उन सारी नोड्स को ड्रॉ कर लो। तो हमने इस तरीके से जैसे नोड गिवन थी वैसे नोड्स को ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। पहला स्टेप क्लियर है? क्या बोला मैंने? जब आपको ब्रांच से ट्री बनाना है तो ट्री कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपके जितने भी नोड्स गिवन है उन नोड्स को ऐसे मार्क कर लो। मार्क कर लिया, उसके बाद क्या करना है? बहुत ईजी है। रेजिस्टेंस को हटाओ, प्लेन वायर लगाओ। मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस के हटाओ, प्लेन वायर लगाओ। वोल्टेज को हटाओ, प्लेन वायर लगाओ। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या? और करंट सोर्स को हटाओ और ओपन रहने दो, है ना। इट मीन्स मैंने क्या बोला? जो बोला रिपीट करता हूं फिर से। मैंने बोला रेजिस्टेंस को हटाओ और प्लेन वायर लगाओ। तो ये वाला नोड इस तरीके से कनेक्टेड होगा इस वाले नोड से। तो मैंने बोला इन दो यानी ये एक्स वाला पॉइंट है, ये एक्स वाला नोड है, ये हमारा ए वाला नोड है, ये मेरा वाई वाला नोड है, ये हमारा बी वाला नोड है। मैंने बोला सबसे पहले मैं एक्स और बी वाले नोड की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट कर रहा हूँ? एक ब्रांच कनेक्ट कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस को हटाया, नोड लगा, प्लेन वायर लगाई। फिर मैंने ए और बी को कनेक्ट किया। ए को बी कनेक्ट करते वक्त रेजिस्टेंस को हटाओ, प्लेन वायर लगा दो। रेजिस्टेंस को हटाओ और प्लेन वायर लगा दो ए और वाई के बीच में। फिर रेजिस्टेंस को हटाओ और प्लेन वायर लगा दो वाई और बी के बीच में। अब यहाँ पे क्या है? यदि यहाँ पे करें, यहाँ पे यदि यहाँ पे क्या होता? वोल्टेज सोर्स होता तो हटाते और प्लेन वायर लगा देते, बट यहाँ पे करंट सोर्स है तो उसको ओपन रहने दो, यानी ओपन मतलब कि दोनों कनेक्ट नहीं करना। तो ये क्या बन जाएगा? इस तरीके से एक पूरा साइकिल बन जाएगा। तो ये एक इजी तरीका होता है। आपका ये क्या बन गया? ये आपका ग्राफ बन गया, डायरेक्ट ग्राफ बन गया। अब इसकी आप डायरेक्शन मार्क कर सकते हो, डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप क्या डायरेक्शन मार्क करना चाहो? सपोज करो मैं मान रहा हूँ कि देखो
मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से मेरे इस एक्स वाले से करंट पास हो रहा है, करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो करंट ऐसे स्टार्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा एंड देन ऐसे। इस तरीके से हमने करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली। करंट की डायरेक्शन इज अप टू यू, आप कोई भी डायरेक्शन मार्क कर सकते हो, गलत नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? लेकिन आप जब आप डायरेक्शन मार्क कर रहे हो तो समझना एक पैटर्न में डायरेक्शन मार्क करना, ये नहीं रैंडमली मार्क कर दिया, ऐसे रैंडम सी नहीं, एक तरीके से मार्क करना कि अच्छा करंट पहले यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर इस नोड से जाएगा, फिर इस नोड से जाएगा, देन इस नोड से। तो किसी भी सर्किट को यदि मुझे कभी भी किसी ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली होता है क्या है, ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो क्या चीज़ चाहिए कि आप क्या करो, रेजिस्टेंस को हटाओ, रेजिस्टेंस के हटाओ, प्लेन वायर लगाओ, रेजिस्टेंस को हटाओ, एक प्लेन वायर लगा दो दो ब्रांच के बीच में। कोई वोल्टेज सोर्स गिवन है तो उसको भी हटाओ और एक प्लेन वायर लगा दो। लेकिन यदि कोई करंट सोर्स गिवन है तो उसको हटा के क्या कर दो, उसको ओपन कर दो। क्या कर दो? उसको ओपन कर दो, ओपन सर्किट कर देना, उसको ओपन सर्किट कर देना। अच्छा, जैसे ही आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला देखो, आप एग्जाम्पल देखो एक बार, पहले ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बनाना सीखते हैं। ये सर्किट ये बना है, अब इस सर्किट को आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने पहले स्टेप क्या बोला था, आपको जितनी नोड्स गिवन है सारे नोड्स को मार्क कर लो। तो ये वाला नोड ए हो गया, ये नोड बी हो गया, ये एक नोड सी भी हो गया और एक नोड डी भी हो गया। सारे नोड्स को मार्क कर दिया। उसके बाद रेजिस्टेंस हटाओ, प्लेन वायर लगाओ, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस हटाओ, प्लेन वायर लगा दो, प्लेन वायर इस तरह से लगा दी। फिर बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हटाओ, प्लेन वायर लगाओ, बी और सी के बीच में एक प्लेन वायर लगा दी। फिर सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस को हटाओ और प्लेन वायर लगाओ। फिर डी और ए के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, बैटरी आ रही है, हटा दो, दोनों को हटा दो। रेजिस्टेंस भी आता है तब भी प्लेन वायर लगाते हैं, बैटरी आ जाए तब भी प्लेन वायर लगाते हैं, प्लेन वायर लगा दो। दोनों के बीच में बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस को हटाओ, प्लेन वायर लगाओ। ए और डी के बीच में करंट सोर्स आ रहा है, जब भी करंट सोर्स आता है तो उसको हटाते हैं, लेकिन सर्किट को ओपन, मतलब इन दोनों को ज्वाइन नहीं करते, ओपन ब्रांच रखते हैं। ओपन ब्रांच मतलब कि भाई कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अब आप डायरेक्शन मार्क कर लो कि करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। इस वाले ब्रांच में गया करंट, एक करंट नीचे गया, एक करंट इधर गया, फिर करंट ऐसे गया होगा, फिर करंट इस तरीके से गया होगा। इस तरीके से हमारा करंट बन गया। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, करंट तो कोई काम नहीं होगा, करंट को हटा दो, करंट तो हमारे ब्रांच में बनेगा ही नहीं। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस हटाओ, प्लेन वायर लगाओ, रेजिस्टेंस हटाओ, प्लेन वायर लगाओ। कैपेसिटेंस भी आता है, उसको भी हटाओ, प्लेन वायर लगाओ। इंडक्टेंस को भी हटाओ, प्लेन वायर लगाओ। यानी भले रेजिस्टेंस आए, इंडक्टेंस आए, कैपेसिटेंस आए, उनको रिमूव करके उनकी जगह क्या लगा दो, उनको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। वैसे तो शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि एक प्लेन वायर लगा दो, दो ब्रांच में प्लेन वायर कनेक्ट कर दो, आपको क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, ग्राफ बनने के बाद अब मेन काम है ट्री बनाना। अब देखो ट्री कैसे बनाते हैं। ट्री बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखना है, कुछ टर्म्स आती है, उसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले टर्म आती है कोट्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोट्री? द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्री इज नोन एज कोट्री। द कोट्री हैव मैश लूप, मतलब कोट्री बेसिकली क्या होता है, वो ट्री जिसके अंदर हमारे लूप्स प्रेजेंट होता है, मैश प्रेजेंट होता है। कैसे, मतलब अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा डेफिनेशन से, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा ना कि आपको पता है ट्री के अंदर, हमें पता है ट्री जैसे यहाँ पे आपको पता है इस ग्राफ के अंदर लूप प्रेजेंट है, क्योंकि ग्राफ के अंदर लूप पॉसिबल है। आपको दिख रहा है यार ये लूप इस तरीके से पॉसिबल है, ये लूप पॉसिबल है, तो लूप ग्राफ के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ट्री के अंदर लूप्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। जब मैं ग्राफ से ट्री बना रहा हूँगा तो वो ट्री एक्सेप्टेबल होगा जिसके अंदर कोई लूप प्रेजेंट ना हो। लेकिन जब मैंने लूप कनेक्ट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, कोट्री कहेंगे। यानी कोट्री वो ट्री होता है जिसके अंदर लूप होता है। क्या होता है, लूप होता है। अच्छा, फिर दो टर्म्स आती है, एक आती है लिंक्स और ट्विंक्स। ट्विंक्स क्या होता है, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। ट्री की जो ब्रांचेज होती है उसको मैं मतलब जो हम अभी ट्री की ब्रांचेज बनाएंगे, जो ट्री की ब्रांचेज होती है उसको हम ट्विंक्स कहते हैं। और जो ब्रांचेज को ट्री की होती है, मतलब कहने का मतलब मैं को नॉर्मल देता हूँ कि जो ट्री की ब्रांचेज है वो हमारी ट्विंक्स कहलाएगी। और जो लूप्स है, मतलब कि ट्री जब बनाएंगे तो कुछ ब्रांचेस जो लूप क्रिएट कर रही है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो जो ब्रांच की वजह से ट्री के अंदर लूप क्रिएट हो रहा है उन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, लिंक्स कहते हैं। तो एक लिंक क्रिएट कर रहा है, वो एक लूप क्रिएट कर रहा है।
क्या समझ आया क्या? ठीक है। और हम देखो जो हमारे ट्विंक्स होते हैं इसको हम अपनी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं और जो लिंक्स होते हैं उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। अब ये जब हम एक बनाएंगे तब आपको समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक आपको एग्जांपल लेते हैं, मुझे बोला है कि यार मुझे कुछ इस तरीके से आपको बोल, ये हमारा ट्री, हमारा एक तरीके से ये ग्राफ है, राइट? ग्राफ है, हाँ भैया ये ग्राफ है, ऊपर हम देख के भी आए इस ग्राफ को। अब मुझे बोला है कि इस ग्राफ से आपको ट्री बनाना है। तो ट्री बनाने का पहला मतलब क्या होता है? पहला मेथड ये होता है, आप सेम जैसे आप ग्राफ बनाते थे वैसे आप ट्री बनाओगे। सबसे पहले आप सारे पॉइंट्स को लिख लो, ऐसा पे सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मतलब सारे नोड्स को लिख लो। नोड्स को लिखने के बाद आप 1 बाय 1 करके नोड्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करो। लेकिन नोड्स को ज्वाइन करते वक्त जो नोड मतलब जो ब्रांच लूप क्रिएट करी उसको आपको ज्वाइन नहीं करना। मतलब देखो, सबसे पहले मैंने ए और डी को ज्वाइन किया। जब मैं ए और डी को ज्वाइन करूंगा तो क्या कोई लूप बनेगा? भैया कोई लूप नहीं बन रहा, एक्सेप्टेबल। जब मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा क्या कोई लूप बनेगा? नहीं भैया नहीं बनेगा, एक्सेप्टेबल। ए और बी को ज्वाइन किया। अच्छा, बी और सी को ज्वाइन करने में कोई लूप बनेगा? नहीं भैया, एक्सेप्टेबल। ठीक है। क्या सी और डी को ज्वाइन करने में लूप बनेगा? हाँ भैया लूप बन गया, तो ये हमें ब्रांच को एक्सेप्ट नहीं करना, इसको हटा दो। अच्छा, बी और डी को ज्वाइन करने पे लूप बनेगा? नहीं भैया नहीं बन रहा। अरे बन तो रहा है, इधर देखो ना अपने लेफ्ट हैंड साइड। हाँ भैया, तो जो ब्रांच की वजह से लूप बन रहा है उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। अब जब सारी ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी होगी तो आपका जो ये बना है ये आपका क्या कहलाएगा? ट्री कहलाएगा। हाँ, ट्री मोर देन 1 पॉसिबल है। कोई बच्चा सोचेगा भैया मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, जैसे इस तरीके से मैं फिर से बना ही देता हूँ। सबसे पहले भैया पहले मैं इसको कनेक्ट करूंगा, फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ए और डी को कनेक्ट करूंगा, फिर मैं इसको ए बी को कनेक्ट करूंगा। देखो लूप बना ही नहीं, देखो लूप बना ही नहीं, खाली है। मैंने बोला हाँ, तो मोर देन 1 ट्री पॉसिबल हो सकते हैं, बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप एक कोई ट्री बना करके एज्यूम कर लेना। लेकिन ट्री बनाना आना चाहिए। ट्री में क्या होता है बेसिकली हमने देखा कि ट्री में बेसिकली होता है क्या? ब्रांचेस होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इस ट्री में आपकी कितनी ब्रांचेस है? यदि मैं इसको नेम दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दे दूं, आपको दिख रहा है 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 ब्रांचेज है। ये जो 1, 2, 3 है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो 1, 2 और 3 वाली ब्रांच है इसको बोलेंगे ट्विंक्स। ट्विंक्स मतलब जो ट्री की ब्रांच होती है ट्विंक्स होता है। और जिनकी वजह से लूप क्रिएट होता, भैया ये 4 की वजह से लूप क्रिएट होता था, ये 5 की वजह से लूप क्रिएट होता था। तो ये जो 4 और 5 जिनकी वजह से लूप क्रिएट होता था, हम ये बोलेंगे जो 4,5 है ना, ये लिंक्स है। क्यों? बिकॉज इनकी वजह से हमारे ट्री के अंदर लूप क्रिएट होता था। क्या इतनी बात क्लियर है? कि पहले बताओ मेरे को, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है कि ट्रीज क्या है, ग्राफ्स कैसे बनाने, उसमें ब्रांचेस कौन सी है और लिंक्स कौन से हैं? ठीक है भैया। अब हम इसके अंदर दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है ट्राइसेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक आता है इसका इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाने का। अच्छा, सबसे पहले हम इंसिडेंट मैट्रिक्स देखते हैं, फिर ट्राइसेट देखेंगे। ठीक है, ट्राइसेट एंड कटसेट साथ में देखेंगे क्योंकि साथ में आता है। इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाना बहुत हलवा है। क्या? बेसिकली हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है? तो हम इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है? मैट्रिक्स के अंदर हम अपने डालना लेफ्ट, देखो ये हमारा हम ये बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट है और हमारा ये टॉप है। आप इस तरीके से ले लो, तो आपके इधर क्या आएगा? आपके लेफ्ट में आप सारे के सारे नोड्स लिखोगे। आपके ब्रांच पता ना, ये आपके नोड्स का नाम है ना, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड सारी नोड्स का नाम आएगा, नोड ए, नोड बी, नोड सी एंड नोड डी। और आपके टॉप पे क्या आएगा? सारे ब्रांच का नेम, ब्रांच 1, फिर ब्रांच 2, फिर ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5 एंड ब्रांच 6, सारे ब्रांच का नेम। तो यहाँ पे आपका आएगा ब्रांच का नेम टॉप पे, यहाँ पे आएगा नोड का नेम। ठीक है भैया, इतना तो क्लियर है। अब इनको फिल करना है। फिल करने वक्त आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है? आपको फिल करते वक्त अब उनको फिल +1 -1 से करना है। अब -1 और +1 कब लगाना है ये देख लो। जब कोई डायरेक्शन बाहर की तरफ हो, आउटगोइंग डायरेक्शन हो तो उसको पॉजिटिव लेना है, और यदि इनकमिंग डायरेक्शन उसको नेगेटिव लेना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अभी देखते हैं। अब इस नोड ए को देखो, इस नोड ए, जब आप इस नोड ए की बात कर रहे हो, अब पहले आप इस वाले रो को फिल करोगे तो इस वाले रो में कौन है भैया? इस वाले रो में ए वाला नोड है। आप ए वाले नोड में देखा, ए वाले नोड से आपने देखा कौन कौन सी ब्रांच बाहर की तरफ जा रही है। तो आपने देखा
आपकी ब्रांच नंबर 1 बाहर की तरफ जा रही है, ब्रांच नंबर 6 आपकी बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन ब्रांच नंबर 4 आपकी अंदर की तरफ आ रही है। तो जो ब्रांच बाहर की तरफ जा रही होती है उस ब्रांच को लिखते हैं हम पॉजिटिव का 1, उसको लिखते हैं हम पॉजिटिव का 1, और जो ब्रांच अंदर की तरफ आ रही होती है उसको लिखते हैं नेगेटिव का 1। ये बाकी होगा, बाकी कोई ब्रांच ए में ना एंटर कर रही है ना बाहर जा रही है तो उसको 0 लिख दो। फिर बी का लिखेंगे, तो बी वाले ब्रांच की तरफ देखा और बी वाले ब्रांच में देखा बी वाली ब्रांच से कौन कौन सी ब्रांचेस, बी वाले नोड से कौन सी ब्रांच बाहर की तरफ जा रही है। तो मैंने बोला एक ब्रांच नंबर 2 बाहर की तरफ जा रही है, एक ब्रांच नंबर 3 बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन ब्रांच नंबर 1 एंटर कर रही है। तो ब्रांच नंबर 1 के लगाएंगे नेगेटिव साइन, 1 को लिखेंगे पॉजिटिव और सकी 1 को नेगेटिव, 2 को पॉजिटिव एंड 3 को पॉजिटिव, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज 0। सेम सबसे पहले उसके बाद सी वाले नोड को लिखेंगे, सी वाले नोड में कौन कौन एंटर कर रहा है, 6 एंटर कर रहा है, 2 एंटर कर रहा है, 5 बाहर जा रहा है। तो जो बाहर जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो अंदर आता है उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो 5 बाहर जाता है पॉजिटिव, 6 नेगेटिव, -2 नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, सारी की सारी इंसिडेंट मैट्रिक्स बना लोगे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ये हमारी इंसिडेंट मैट्रिक्स होती है, हलवा और कुछ नहीं भाई, कुछ गेम नहीं है इसके अंदर, इतना ही था इंसिडेंट मैट्रिक्स में। तो एग्जाम में बोलता है इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाओ, सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होगा, ग्राफ को बनाना, और ग्राफ बन गया तो ग्राफ से इंसिडेंट मैट्रिक्स बनता है, याद रखना, ग्राफ से आपका इंसिडेंट मैट्रिक्स बनता है। अच्छा, अब एक आता है कट सेट और फिर ट्राई सेट। अच्छा, पहले कट सेट की बात करता है। कट सेट किसका बनता है? कट सेट हमेशा ट्री का बनता है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, आप ग्राफ से ट्री बनाओगे। आपने जैसे ट्री बना लिया, आप देखो इस तरीके से हमारा ट्री है, आपको दिखेगा इस ट्री में क्या 3 ब्रांचेज है। आपकी ट्विंक्स कौन है भैया? ट्विंक्स 2 है जो हमारे ट्री में प्रेजेंट है, 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 हमारी क्या है, ट्विंक्स है, ये हमारी ब्रांच है। और ये हमारी जो लूप्स है ये हमारी लूप्स है। हाँ, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ट्री के अंदर हम बता देते हैं कि हमारी ये ब्रांचेज और ये हमारी डॉटेड लाइन जो है हमारी लिंक्स है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको वही आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपने सारी नोट्स लिखनी है या ब्रांच लिखनी है। इस बार आप आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखोगे, यहाँ पे कट सेट लिखोगे। क्या लिखोगे? कट सेट। ठीक है, कैसे कट सेट निकालने वो दिखेंगे। आपके यहाँ पे कट सेट प्रेजेंट होंगे और आपके यहाँ पे आपके लिंक्स, यहाँ पे सारी ब्रांचेस गिवन होंगी। ब्रांचेस को हमने सेपरेट कर दिया, मतलब जो ट्विंक्स ब्रांचेस थी उनको अलग लिख दिया और जो लिंक वाली ब्रांचेस उसको अलग लिख दिया। तो ट्विंक्स वाली को अलग लिख दिया और लिंक वाली को अलग लिख दिया। अच्छा, लिखने के बाद अब हमने क्या किया, आफ्टर राइटिंग दैट अब हमने क्या किया, इसको और अच्छे से लिख लिया। ठीक है, ट्विंक्स एंड लिंक्स को जब मैंने बेसिकली क्या कर लिया, सेपरेट करके लिख दिया। अब कट सेट का मतलब क्या होता है? कट सेट का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करोगे, हर एक ब्रांच को कट करोगे। मैंने क्या बोला, आप कट करोगे किसको? ब्रांच को। लेकिन जब आप ब्रांच को कट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने बोला मुझे ए वाले मतलब ब्रांच, मतलब कि आप नोड से कनेक्टेड ये वाली ब्रांच है, तो आप हर एक नोड को सेपरेट करोगे। जब हम नोड को सेपरेट करोगे तो ब्रांच को ऑब्वियसली कट ही कर रहे होंगे। तो आपने क्या किया, 1 बाय 1 करके आपने ब्रांचेस को सेपरेट किया। सबसे पहले मैंने ब्रांच 1 को सेपरेट किया, तो मैंने ब्रांच 1 को सेपरेट करने के लिए मैंने इस तरीके से इन नोड्स को काटा। लेकिन याद रखना, जब आप नोड्स को कट कर रहे हो तो सिर्फ ओनली 1 ट्विंक्स, यानी एक्चुअल जो ब्रांच है, ट्विंक्स मतलब ये वाली ब्रांच 1, 2 एंड 3, सिर्फ एक ही ब्रांच कट होनी चाहिए, यानी एक ही ट्विंक्स कट होनी चाहिए। लिंक्स कितनी भी कट हो, लेकिन ट्विंक्स एक ही कट होनी चाहिए। ठीक है, पहले कट किया 6 को, फिर कट किया 1 को, फिर कट किया 4 को। कितनी लिंक्स कट हुई भैया? 2, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्विंक्स कितने कट हुई भैया? 1 कट हुई, जो कि 1 कहलाएगी। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी पहला बनाया हमने 1, 4, 6, ये मेरा पहला कट सेट है जो कि एकदम वैलिड है। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट वाली नोड को सेपरेट किया, मैंने ए वाली नोड को सेपरेट किया, सेपरेट करने के लिए जब मैंने ब्रांच को कट किया तो 1, 4, 6 वाली ब्रांच को मुझे कट करना पड़ा। कट करते वक्त एक चीज का मैंने ध्यान रखा कि ओनली 1 ट्विंक्स इज कट एट अ सिंगल टाइम। ठीक है,
अब मैंने सी को कट किया, ठीक है, बाकी सबको इरेज करते हैं। तो जब मैं सी को ऐसे कट करूंगा तो मतलब सी को कट करते वक्त याद रखना सी तभी एक्सेप्ट होगा जब इसने एक ही ट्विंक्स को कट किया हो। तो मतलब एक लिंक्स को कनेक्ट किया, कट किया, फिर 2 को, और फिर क्या है यहाँ पे 5 है शायद। तो मैंने बोला 2, 5 और 6 को कट किया और सिर्फ एक ही क्या कट हुई, ट्विंक्स कट हुई, नहीं, ये भी एक्सेप्ट है। एक कट कर सकते हो लेकिन एक से ज़्यादा नहीं, मोर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। डी को भी कट किया, कट करते वक्त 3, 4 और 5 कट हुआ, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ एक ही ट्विंक्स कट हुई। अब किसी के दिमाग में है भैया अब लास्ट मैं कट करूंगा और कौन सा होगा 5, ओ सॉरी बी वाला। जब मैं बी वाले ब्रांच को कट करूंगा तो मैंने बोला भैया क्या ये पॉसिबल है, तो मैंने किस को कट कर रहा है, ये 6 को कट कर रहा है, ये 1 को कट कर रहा है, ये 3 को कट कर रहा है और ये 2 को कट कर रहा है। मैंने बोला इसमें से 1 और 2 हमारी ट्विंक्स है और सिर्फ एक ही ट्विंक्स कट हो सकती है, मोर देन ट्विंक्स कट नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ वो ब्रांच को कट करना है जिसको कट करने के बाद कट करते वक्त सिर्फ एक ही ट्विंक्स कट हो। तो भैया ठीक है, आपने कट कर लिया, आपने देखा कि हमारे कट करने पे सिर्फ हमारे पास 3 कट आए। अब इन 3 कट को फिल करना है। फिल कैसे करना है, अब देखो, अब जब आप कट कर रहे हो तो आपने इस तरीके से कट किया, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, देखो आप ये आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो, अब जब कट कर लिया तो आपको क्या लिखना है, अब +1 और -1 फिल करना है, +1 और -1 फिल करना है। +1 -1 कैसे फिल करना है, इस वाली ब्रांच में देखो 1 4 6 में, देखो 1 4 6 में आप 1 4 6 में आप +1 -1 कर रहे होंगे। इसमें ट्विंक्स कौन सा है, ये ट्विंक्स तो 1 है, तो 1 जिस डायरेक्शन में है, 1 जिस डायरेक्शन में, जो ब्रांच इस डायरेक्शन में होगी यानी बाहर की तरफ होगी उसको पॉजिटिव लेना है, जो अंदर की तरफ होगी उसको नेगेटिव लेना है। तो 1 बाहर की तरफ है उसको पॉजिटिव लेना है, 6 बाहर की तरफ है उसको पॉजिटिव लेना है, लेकिन 4 अंदर की तरफ है उसके अपोजिट में इसको क्या लेना है, नेगेटिव। तो 1 को 6 को पॉजिटिव लेना है और 4 को नेगेटिव लेना है। भैया हम 1 के रिस्पेक्ट में क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हम ट्विंक्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। जब मैं 2 5 6 के अलॉन्ग लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब मैं 2 की तरफ देख रहा हूँ तो मैंने बोला कि 2 को प्रेफरेंस देना है, यानी 2 यदि अंदर जा रहा है तो जो ब्रांच इस नोड के अंदर की तरफ जा रही होगी उसको पॉजिटिव लेना है। तो 2 अंदर जा रहा है, 6 अंदर जा रहा है, लेकिन 5 बाहर की तरफ जा रहा है, तो 5 को लेना हमें नेगेटिव, 6 और 2 को लेना पॉजिटिव। फिर 3 4 5, 3 4 5 कौन सा है, 3 4 5 ये है। 3 एंटर कर रहा है, जो 3 एंटर कर रहा है तो 3 जैसे एंटर कर रहा है वैसे जो ब्रांच एंटर कर रही होगी 5 एंटर कर रहा है, 4 बाहर की तरफ जा रहा है, तो 4 को नेगेटिव और बाकी को पॉजिटिव। तो देखो इस तरीके से आप कट करके +1 और -1 लिखते हो और बाकी को आप 0 कर दोगे। क्या इजी है क्या, देखो ये हमारा कट सेट है, ये बहुत हलवे यार, 2 मार्क्स में, अभी तो इसलिए 5 मार्क्स में आता है, लेकिन 2 मार्क्स में आ जाएगा कट सेट और ट्राई सेट, दोनों यानी 2 + 2 4 मार्क्स का प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राई सेट कैसे बनाते हैं, चलो अब ये ट्राई सेट का थोड़ा सा फंडा देखते हैं, ठीक है। ट्राई सेट का फंडा देखते हैं, चलो ट्राई सेट देखते हैं, ट्राई सेट कैसे बनाना है। आपके पास ट्री गिवन था, हाँ भैया ट्री बना ली, मैंने ट्री बना लिया, आपको पता है ट्री बना लिया, अब आप क्या बनाओगे, ट्री के अंदर आप देखोगे ट्राइसेट, बेसिकली ट्राइसेट मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको लूप्स देखने होते हैं कि आपके ट्री में कितने लूप्स प्रेजेंट है। आपने देखा आपके ट्री के अंदर कितने लूप्स प्रेजेंट है भैया, दिख रहे हैं आपको कि यदि मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा तो ये एक लूप 1 होगा, ये लूप 2 होगा और ये लूप 3 होगा। तो जितने लूप्स होते हैं आप उतने लूप्स का क्या कर देते हो, ट्राइसेट मैट्रिक्स बनाते हो। तो सेम आपके कॉलम में कौन आएगा, टॉप पे कौन आएगा, टॉप पे आपकी सारी लिंक्स आएंगी, सारी ब्रांचेस आएगी, मतलब ट्विंक्स और लिंक्स, आपकी सारी ब्रांचेस ऊपर की तरफ लिखोगे आप, 1 से लेकर 6 तक सारी ब्रांचेस लिख दोगे। यहाँ पे आपके कौन से आएंगे, यहाँ पे सारे आपके लूप्स आएंगे। लूप्स मतलब जब आप इस वाले लूप को कंसीडर करो, देखो इस लूप में कौन कौन सी ब्रांच आ रही है, मतलब इस वाले लूप में कौन कौन सी ब्रांच कनेक्ट है, इस वाले लूप के अंदर 4 1 और 3 आ रही है, तो 4 1 3 के लिए आप लिखोगे ट्राइसेट पहले। फिर आपने इस वाले लूप को देखा तो इस वाले लूप में कौन कौन आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो 2 5 और 3। फिर उसके बाद जब आप इस वाले की बात करोगे तो इसमें कौन आ रहा होगा, 1 6 और 2,
तो 1 6 एंड 2 इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब सेम इसमें भी +1 करना है और -1 फिल करना है, दैट्स इट। इसमें भी -1 +1 करना है। तो बस मेन क्या था, देखो कट सेट में हम कट करके +1 -1 कर रहे थे, इसमें हम लूप बना करके अब +1 -1 कर रहे हैं। अब बस क्या दिमाग में रखना है, +1 कब लगाना है और -1 कब लगाना है, बस ये दिमाग में रखो। +1 मतलब कि जो लूप के डायरेक्शन में होगा, लूप के डायरेक्शन में जो ब्रांच होगी उसको मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव, और जो लूप के अपोजिट में भी जो ब्रांच होगी उसको मुझे लेना है नेगेटिव। खत्म यार, इजी कीवर्ड। अगर कोई कीवर्ड याद रखना है, चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी। मैंने क्या बोला, लूप के डायरेक्शन में जो ब्रांच है ना, कलर चेंज करते हैं। मैंने बोला जब मैं इस वाले लूप को कनेक्ट कर रहा हूँ तो इस वाले लूप के अंदर लूप क्लॉकवाइज है, तो मैंने बोला 1 इस लूप की डायरेक्शन में, तो 1 को लिखना पॉजिटिव। फिर 3 भी इस डायरेक्शन में, लूप भी डायरेक्शन में, तो 3 को लेना पॉजिटिव। फिर मैंने बोला ये देखो ना, कुछ लूप इस तरीके से जा रहा है, लूप इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो 4 जो है वो लूप की डायरेक्शन में, तो 4 को भी लिखेंगे पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंग सीधा लिंक सीधा, ठीक है, विंग सीधा लिंक सीधा। उसके बाद हमने आगे देखा, हमने इस वाले लूप को देखा, सेकंड वाले लूप को, तो मैंने बोला देखो 2 इधर जा रहा है और लूप भी लूप का डायरेक्शन और 2 का डायरेक्शन सेम है, तो 2 को पॉजिटिव लेना है। फिर मैंने बोला नीचे की तरफ जा रहा है कौन, लूप, और 5 भी नीचे की तरफ, तो 5 को पॉजिटिव। फिर मैंने लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, लूप इस तरीके से जा रहा है ना, इस तरीके से लूप ने आपने इस तरीके से बनाया। अब फिर जब लूप इस तरीके से बनाया, करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट आपका मतलब करंट नहीं, आपका एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रांच, ये जो ब्रांच थी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव ले लोगे। तो जो लूप के अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको नेगेटिव लेना है, जो लूप के डायरेक्शन में हो उसको पॉजिटिव लेना है। दैट्स इट यार। हर क्वेश्चन में देखो यही कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देख रखा होगा, आपको सर्किट देख रखा होगा, आप सर्किट से ग्राफ बनाओगे, ग्राफ से आप ट्री बनाओगे। सबसे पहले आप जब इंसिडेंट मैट्रिक्स बना रहे होगे तो इंसिडेंट मैट्रिक्स में आपको सिर्फ ट्री चाहिए। इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता था भैया, सिर्फ -1 और +1 बढ़ते थे नोड में, नोड से जो ब्रांच बाहर की तरफ जा रही है, नोड में से जो ब्रांच बाहर की तरफ जा रही है उसको पॉजिटिव, जो एंट्री करी उसको नेगेटिव। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा इंसिडेंट मैट्रिक्स बना दी। फिर कट सेट में क्या करता है भैया, ट्री बनाओ और ट्री को कट करो, और जब ट्री को कट कर रहे हो तो कट करते वक्त ध्यान रखना, जब आप हर एक नोड को सेपरेट कर रहे होंगे तो ओनली 1 ट्विंक्स कट होनी चाहिए एक टाइम पर। तो बस पहले इस ए वाली नोड को कट करोगे, फिर बी वाले को कट करोगे, सी वाले को कट करोगे, डी वाले को कट करोगे, लेकिन काटते वक्त सिर्फ एक ही नोड बाहर जानी चाहिए। तो हमने इस तरीके से देख लिया। अच्छा ये देखो, ये वाला भी पॉसिबल, देखो जैसे हम ये ऐसे कट कर रहे थे, ऐसे नहीं करके हम ऐसे भी तो कट कर सकते हैं सीधा, जिसमें 8 भी कट हो जाएगा, 5 भी कट हो, 3 भी कट हो जाएगा और 12 भी कट हो जाएगा। 8, 3 और 12 कट भी हो गया और एक टाइम पे एक ट्विंस कट हुआ। लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी है, पापा को लगता है पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कट करते वक्त ये तो बाहर गया नहीं, फिर आपको ये भी कट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो जब आप कट कर रहे हो ना, तो कट करते आपके नोट्स बाहर जानी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे आप इस ब्रांच को कट किया, आपने इस तरीके से अपने इस तरीके से सीजर लगा दी। जैसे आप सीजर लगाओगे आपको देखो नोट बाहर निकल जाएगी। आप ऐसे सीजर लेके कट कर रहे हो, जैसे सीजर लेके कट करोगे देखो नोट बाहर चली जाएगी। सीजर लेके कट कर रहे हो तो सीजर लेके कट होना चाहिए, नोट बाहर जानी चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स को लिख सकते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ट्राई सेट में देखना, लूप बस लूप बनाना है, और लूप बना करके लूप की डायरेक्शन में जो भी करंट मतलब कि जो भी ब्रांच हो, लूप की डायरेक्शन में जो ब्रांच उसको पॉजिटिव और जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको नेगेटिव लेना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा बेसिकली कंप्लीट होता है, राइट। यहाँ पे हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। हेलो।